हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल एनबी एकेडमी। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, मतलब द्रव्य का वर्गीकरण। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे द्रव्यमान तथा भार के बारे में, द्रव्यमान तथा भार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रव्यमान तथा भार। द्रव्यमान तथा भार मतलब क्या होता है? इसका मास एंड वेट। मास एंड वेट, देखो मास एंड वेट क्या होता है? किसी पदार्थ का द्रव्यमान, किसी पदार्थ का द्रव्यमान वह है, कैसे बोल दो, वह है जो उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। जबकि भार, भार जो होता है वो भार क्या है? उस पर लगने वाला गुरुत्व बल, उस पर लगने वाला गुरुत्व बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम देखें द्रव्यमान को, अगर देखें मतलब मास को अगर हम देखें तो क्या, जैसे मैंने कहा कि इस मार्कर में, इस मार्कर में 5 ग्राम वेट है, इस मार्कर में 5 ग्राम क्या है? मास है। मतलब इसका द्रव्यमान कितना है? मास 5 ग्राम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? इसका द्रव्यमान हो गया। जब ये अर्थ के कांटेक्ट में आ जाएगी, मतलब जब ये अपने पृथ्वी के संपर्क में आ जाएगी, तो इस पर क्या हमें पता है, हमारी पृथ्वी पर क्या गुरुत्वाकर्षण बल है, मतलब गुरुत्व बल है। तो ये उसके साथ क्या, जैसे मान लो क्या है, छोटा सा कोई सरफेस ले लिया मैंने पृथ्वी का, और मैंने इसको इस पर रख दिया। ठीक, अब की कंडीशन में इसका जो होगा, अब यहाँ पर क्या, अभी तक तो क्या था, इसका मास था 5 ग्राम। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसका वेट कितना हो गया? 5 ग्राम, क्योंकि ये क्या किसी एक सरफेस के कांटेक्ट में आ गई, मतलब उसमें कोई ना कोई गुरुत्व बल है, मतलब उसमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब ये वस्तु किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कांटेक्ट में आ जाएगी, तब वहां पर हम इसको क्या कहेंगे? इसका क्या है? भार है, वेट है। ठीक है, देखो भार की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सॉरी, द्रव्यमान की यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होगी? किलोग्राम। लेकिन भार एसआई यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ वेट क्या हो जाएगा? देखो ऐसा यूनिट ऑफ वेट हो जाएगा, की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। क्या हो जाएगी? न्यूटन। क्योंकि ये क्या है, ये हमारे क्या अर्थ या किसी सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है। ठीक है, याद रखना द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान वह है जो उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। ठीक, लेकिन भार जो है, भार क्या है? उस पर लगने वाला गुरुत्व बल। भार क्या है? उस पर लगने वाला गुरुत्व बल। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? आयतन की। किसकी? आयतन मतलब क्या है? वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं? आयतन। जैसे मान लो एक जमीन पर क्या रखा है? स्टूल रखा हुआ है, कोई एक मेज रखी हुई है। ठीक, अगर आप वहां पर देखोगे तो क्या होगा कि उसने क्या कुछ जगह घेर ली, जब वो कुछ जगह घेरेगा तो वहां पर उसको क्या बनेगी? उसका आयतन हो गया। ऐसा मान लो एक किताब अगर एक मेज पर रखी हुई है, तो उस किताब ने मेज पर कुछ स्थान घेर लिया, उस किताब ने उस मेज पर कुछ स्थान घेर लिया। जब उसने उसको स्थान घेर लिया तो हम उसको क्या कहेंगे? वहां पर वो क्या है? उसका आयतन है। वो क्या है? उसका आयतन है। ठीक है, क्लियर है? अब हम इसकी यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है? देखो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होती है? मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, आई बात समझ? क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? देखो अब हम बात करते हैं घनत्व की। अब हम बात करते हैं घनत्व की। देखो घनत्व क्या होता है? मतलब डेंसिटी, मतलब डेंसिटी क्या होती है? देखो डेंसिटी क्या होती है? अगर हम देखें तो हमारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर हमारा फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर यहाँ पर आप इसकी यूनिट, पहले इसकी यूनिट देख लेते हैं। अगर इसकी यूनिट देखो तो क्या हो जाएगी? द्रव्यमान को हम हमेशा किसमें लेते हैं? किलोग्राम में, और आयतन को किसमें लेते हैं? मीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम
मीटर की पावर -3। ठीक है, आई बात समझ। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखो घनत्व को हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसी पदार्थ का घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, घनत्व की अगर हम बात करें तो देखो क्या होता है, घनत्व का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है वो यह बताता है, किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है वो यह बताता है कि उसमें जो जितने भी कण प्रेजेंट हैं, उसमें जितने भी कण मौजूद है वो कितने पास पास हैं, उसमें कितने जो भी कण मौजूद है वो कितने पास पास है। अगर हमारे कण, जैसे मान लो कोई एक सॉलिड ले लिया, अगर हम देखें तो सॉलिड के कण जो क्या होते हैं, पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा, इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब क्या एक लिक्विड ले लिया तो उसके पार्टिकल जो क्या थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, यहाँ से इससे कम होगी। ठीक है, आई बात समझ। अभी हम बात करते हैं किस पर, टेम्परेचर पर, ताप। आगे हम बात करते हैं किस पर, ताप मतलब टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को नापने के 3 स्केल है हमारे पास। टेम्परेचर को नापने के 3 स्केल है। सबसे पहला क्या है, डिग्री सेल्सियस, फिर क्या होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर होता है डिग्री केल्विन। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हमने मान लो कि तीनों का क्या स्केल ले लिया। ठीक, अगर आप देखो तो ये कितने से होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। और फ़ारेनहाइट वाला जो होता है कितने से होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ठीक, और बात करें अगर हम किसकी, केल्विन की, अगर केल्विन को देखो तो ये कितना होता है, 273 केल्विन से स्टार्ट होकर ये कहां तक होता है, 373 डिग्री केल्विन तक। आई बात समझ। ठीक है, तो हमारे पास 3 स्केल हो गए, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के 3 स्केल होते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इनकी चेंजिंग करनी पड़ जाए, बाई चांस हमसे कहते हैं कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करो, या हमसे बोलते हैं डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, या बोलते हैं कि केल्विन से फ़ारेनहाइट में या डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो कैसे चेंज करेंगे। देखो चेंज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, चेंज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर हमसे कहते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट को मतलब डिग्री सेल्सियस को हमसे चेंज करने को बोलते हैं किससे, डिग्री सेल्सियस में, तो हम क्या करेंगे, देखो 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर हमें मान लो कोई एक टेम्परेचर दे दिया, कोई एक टेम्परेचर मान लो हमें कितने दे दिया, 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया, और हमसे कह दिया 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करो, किस में चेंज करो, फ़ारेनहाइट स्केल में। तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाली 25 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो हम कहां रख देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो 9/5, इसकी वैल्यू कितनी है, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 5 टाइम, तो कितना हो जाएगा, 9 5 से 45 प्लस 32, इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमारा यहाँ पे जो स्केल का जो टेम्परेचर निकल के आ गया वो किस में आ गया, फ़ारेनहाइट स्केल में निकल के आ गया। ठीक है, अगर हमें इसी तरीके से क्या कहते, इसी तरीके से हमें कहते क्या कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस से केल्विन बनाना है। अब हमें क्या, डिग्री सेल्सियस से केल्विन बनाना है, तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन बनाने के लिए क्या करोगे, देखो डिग्री केल्विन का फॉर्मूला होता है 273 प्लस C, मतलब जितना भी टेम्परेचर दिया हुआ है अगर हम उसमें 273 को ऐड कर दें, अगर हम उसमें 273 को ऐड कर दें तो वहां पर हमारा जो टेम्परेचर होगा वो किस में निकल आएगा, केल्विन में निकल के आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से इसी को देख लो, अगर हमसे कहते हो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में चेंज करो, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में चेंज करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इस वाले फॉर्मूले का हम देखेंगे तो डिग्री केल्विन इक्वल्स टू क्या, 273 प्लस 25। ठीक, 273 प्लस 25, यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 538,729 298 केल्विन, 298 केल्विन। आई बात समझ। अब उल्टा कह दे तो यहाँ से अगर हमसे कहते कि डिग्री सेल्सियस केल्विन में दे रखा है हमें टेम्परेचर, और हमसे कहते कि इसमें चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हैं, क्या, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू K माइनस 273, K माइनस 273। मान लो हमसे कह दिया कि 299 केल्विन दे रखा है, हमें किसमें चेंज करा रहा है, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री केल्विन से किसमें चेंज करा रहा है, डिग्री सेल्सियस में। तो क्या करोगे, सीधे सीधे 299
-273, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ? डिग्री सेल्सियस हमारा यहाँ पर स्केल में इस स्केल में टेम्परेचर हमारा कितना आएगा ये। ठीक है, अब हम इसमें आगे बात करते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है हमारे? रासायनिक संयोजन के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने हैं? जब कोई एक रासायनिक क्रिया होती है तो वहां पर कुछ संयोजन होता है, मतलब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, या दो तत्व आपस में जुड़ते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं। हमने पढ़ा है पीछे का, हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या 9th 10th में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, मतलब क्या अभिकारक और उत्पाद के बारे में। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या बात करेंगे? तो ये 5 प्रकार के नियम होते हैं, हमारे पास 5 नियम है। सबसे पहला है क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? देखो इस लॉ के बारे में सबसे पहले 1789 में एंटोइन लेवाइजर ने बताया था कि किसी भी पदार्थ को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसे बिगाड़ सकते हैं, मतलब ना ही तो हम उसे पूरे तरीके से नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसे पूरे तरीके से बना सकते हैं। ये क्या है? हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, जैसे अगर आप देखो कोई भी एक मेटल है या कोई भी एक हमारा कंपाउंड है, ठीक है, अगर उसका मास मान लो हमारा 10 ग्राम है, तो जब वो टूटेगा तो मतलब रिएक्टेंट के बाद जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे उन दोनों प्रोडक्ट का मास जो होगा वो हमारे रिएक्टेंट के बराबर होगा। जैसा मान लो हमने क्या ले लिया, एक ले लिया कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, या मान लो कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये टूट जाता है कि इसमें CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड में। ठीक है, यहाँ पर क्या देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, हमने इसमें रिएक्शन में हमें दिया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम को जब हम गर्म करते हैं तब वो 4.4 ग्राम तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और 5.6 ग्राम कौन बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि इन दोनों का जो सम है यहाँ पर वो कितना है, 10 ग्राम है। इन दोनों का जो सम है यहाँ पर वो कितना है, 10 ग्राम है। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, आई बात समझ? देखो दूसरा नियम क्या है? दूसरे नियम की हम बात करें तो दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या था? देखो किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है, वो हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है, हमेशा समान रहता है। अगर आप देखो कि हमने यहाँ पर क्या बनाया, H2 और O2 मिलकर हमें पता है क्या बनाती हैं,
H2 और O2 मिलकर क्या बनाती हैं, H2O बनाती है। मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, वाटर बनता है, या क्या मान लो जल वाष्प बनती है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं और ऑक्सीजन का एक। तो आप देखोगे तो यहाँ पर इसका, अगर यहाँ पर क्या देखोगे, इसका रेशियो देखोगे तो कितना है 2 और ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना है 1। तो यहाँ पर हमारा रेशियो होगा कितना हो गया 2:1 हो गया। अगर यहाँ पर आप इसका वेट देखो तो देखो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा यहाँ से 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, परमाणु भार जो कितना होता है 1। ठीक है, और ये कितना है यहाँ पर 16। ठीक, तो अगर यहाँ पर देखोगे तो दोनों का जो टोटल आ गया कितना, मतलब इसका 2 ग्राम है, ये 16 ग्राम है, तो ये कितने निकल के आए 18 ग्राम। कितना निकल के आया 18 ग्राम। तो यहाँ पर देखो दोनों का जो रेशियो होगा, सॉरी दोनों का जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा, क्या होगा, स्थिर होगा, मतलब एक स्थिर है। ठीक, इतना ही लिया जाएगा, इतना ही लिया जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ। अब हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या था, तीसरा है हमारा गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो ये जो रूल था, ये जो रूल था डाल्टन ने दिया था, ये जो रूल था वो डाल्टन ने दिया था, और ये दिया था 1803 में, सन 1803 ईस्वी में डाल्टन ने इस नियम के बारे में बताया था। तो क्या बताया था, देखो ये बताया था जब 2 या 2 से अधिक या 2 तत्व जब संयोजित होकर कोई एक उत्पाद बनाते हैं, जब 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो क्या होगा, जैसे तो पहले तत्व मतलब दोनों तत्व जो होंगे उन दोनों का ही जो परमाणु भार होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। दोनों का जो परमाणु भार होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो संयोजित होकर जब अलग अलग बनाते हैं तो जो तीसरा वाला होता है वहां पर उसका भी वेट क्या होता है, सेम होता है। मतलब वहां पर जो अनुपात होता है वो एक तरीके से सेम निकल के आता है। जैसे अब आप देखो इसी एग्जांपल को देखो तो देखो क्या H2 और O2, मतलब H2 और हाफ O2 जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, वहां H2O क्या बनता है, H2O। अगर यहाँ पर देखो तो इसका कितना है 2 और इसका कितना है 16। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 ग्राम में ले लो। ठीक, अब इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखें इसी का सेम, H2 और O2, सॉरी H2 और O2। तो यहां पर बना क्या H2O2, H2O2। ठीक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना, यहाँ पर क्या बना हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर देखोगे आप तो हाइड्रोजन की कितनी है 2 ग्राम है और ऑक्सीजन की कितनी है 32 ग्राम है, क्योंकि ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो भार होता है कितना होता है 16 होता है, या 16 ग्राम मान लो, या 16 होता है। ठीक है, 16 यूनिट होता है। ठीक, जबकि हम यहाँ पे ग्राम में ले रहे हैं तो ग्राम में लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 34, कितना हो जाएगा 34 ग्राम। अगर अब आप यहाँ पर देखो तो पहले वाले एग्जाम्पल में O और दूसरे वाले एग्जाम्पल में O2, तो दोनों का जो रेशियो देखोगे आपको कितना है 16:32, 16:32। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो एक मल्टीपल में आ रहा है। देखो 16×2 = 32, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, क्या इनका जो रेशियो क्या 1:2 है। तो ये क्या हो गया हमारा गुणित अनुपात का नियम। चौथा नियम क्या है, देखो चौथा नियम है हमारा गेल-लुसाक का गैसीय आयतनों का नियम। फोर्थ, गेल-लुसाक का गैसीय आयतनों का नियम, मतलब गेल-लुसाक लॉ ऑफ gaseous volume, gaseous
वॉल्यूम। देखो ये नियम जो है, ये एक साइंटिस्ट थे गेलुशाक, एक साइंटिस्ट थे गेलुशाक, इन्होंने 1808 में बताया था। ये वाला रूल किसने 1808 में बताया था। क्या बताया था? देखो जब रासायनिक अपक्रियाओं में गैसें भाग लेती हैं, जब रासायनिक अपक्रियाओं में गैसें भाग लेती हैं तब यह जब रासायनिक अपक्रिया में गैसें बनती हैं या भाग लेती हैं तो क्या होता है वहां पर क्या, लेकिन इनका क्या होना चाहिए, इनका आयतन जो होता है, इनका आयतन सरल अनुपात में, इनका आयतन सरल अनुपात में होता है। इनका जो आयतन होता है वो किसमें होता है? सरल अनुपात में होता है। लेकिन किस पे? समान दाब और ताप पर, समान दाब और ताप पर। तो देखो अगर यहाँ पर एग्जांपल देखो क्या कि H2 और O2 मिलकर, H2 और O2 मिलकर क्या बनाते हैं? H2 मतलब क्या बनाते हैं? जलवाष्प। क्या बनाते हैं यहाँ पर? जलवाष्प। ठीक है, तो इसको मान लो हमने कितने ले लिए? 100 ml ले लिया, और इसका कितना ले लिया? 50 ml। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सॉरी जलवाष्प मतलब वाटर वेपर जो बनेंगी वो कितनी बनेंगी? 100 ml। कितनी बनेंगी? 100 ml। अगर यहाँ पर आप रेशियो देखो, देखो यहाँ पर कितना 100, तो ये कितना 50, तो ये कितना, ये इससे दोगुना है, ये इससे दोगुना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2:1 में। अगर इनका 2:1 देखते हैं या इसका 2:1 लेते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 गैस बनती हैं। ठीक, तो ये क्या था हमारा? गेलुशाक का गैसीय आयतनों का नियम। देखो चौथा नियम क्या है, यहाँ देख लो इधर, चौथा नियम है हमारा एवोगाड्रो नियम, सॉरी पांचवा, एवोगाड्रो पांचवा नियम, एवोगाड्रो नियम। देखो क्या है एवोगाड्रो लॉ? 1811 में, सन 1811 में एवोगाड्रो ने बताया था कि समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। ये किसका नियम है? एवोगाड्रो का नियम है। दोबारा सुन लीजिए, समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर गैसों के आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। ये क्या था हमारा? एवोगाड्रो का नियम। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे का अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।